यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, मुझे मारना होगा लेखक बाबू को, मारना होगा। अनुराग जो कि यक्षिणी के बदन के ऊपर चढ़कर काम क्रीड़ा करने में लगा हुआ था, जब वो यक्षिणी की आंखों में देखता है तो उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि यक्षिणी कुछ सोच रही थी। काम क्रीड़ा करते वक्त कुछ सोचना अनुराग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि काम क्रीड़ा करने का वक्त कुछ सोचने का नहीं बल्कि काम क्रीड़ा के एहसास को महसूस करने का होता है। ये वो वक्त होता है जब दो जिस्म ही एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बल्कि दो दिल भी एक दूसरे से मिलते हैं। एक दिल की धड़कन दूसरे दिल की धड़कनों में समाहित होती है। यक्षिणी को यूं कहीं और खोया हुआ देखकर अनुराग काम क्रीड़ा करना बंद कर देता है। जैसे ही अनुराग रुकता है, यक्षिणी उससे तुरंत अनुराग से पूछती है, क्या हुआ लेखक बाबू, आप रुक क्यों गए? करते रहिए ना, इस तरह रुकिए मत। आज की रात आपको रुकना नहीं है, करते रहना है। अनुराग अपने मन में चल रहे सवाल यक्षिणी से सीधे पूछते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो यक्षिणी? यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, अब मैं लेखक बाबू को कैसे बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ? इन्हें कैसे बताऊं कि संभोग के बाद मैं इन्हें मारने वाली हूँ? वो प्यार, वो भरोसा जो ये मुझसे करते हैं, उसे तोड़ने वाली हूँ। यक्षिणी को यूं खोया हुआ देखकर अनुराग फिर उसे टोकते हुए कहता है, तुम फिर सोचने लग गई। यक्षिणी, आखिर इतने हसीन पल में तुम क्या सोच रही हो? क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग से झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं क्यों परेशान होंगी? मैं तो यक्षिणी हूँ ना, और यक्षिणी थोड़ी परेशान हो सकती है। अनुराग बड़े प्यार से यक्षिणी से कहता है, तुम यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, पर हो तो एक स्त्री है ना, और स्त्री का जीवन परेशानियों के साथ बंधा होता है, चाहे फिर वो इस लोक की स्त्री हो या फिर दूसरे लोक की। जब यक्षिणी अनुराग के मुंह से यह बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। कैसे न भर आती? सदियों बाद उसे एक स्त्री होने का एहसास हो रहा था, वरना वो तो खुद अपने आप को एक डायन समझने लग गई थी। भूल गई थी कि वो एक स्त्री भी थी, जिसकी एक दर्द भरी कहानी थी। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए यक्षिणी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ यक्षिणी, और तुम्हारा प्रेमी होने के नाते मैं तुम्हारी सारी परेशानियां भी समझ सकता हूँ। बताओ यक्षिणी, तुम क्यों परेशान हो? यक्षिणी ना चाहते हुए भी अनुराग से झूठ बोलते हुए बात को घुमाते हुए कहती है, मैं अपनी प्यास के कारण परेशान हूँ लेखक बाबू। मेरी प्यास आज तक कोई मर्द नहीं बुझा पाया है। मैं सदियों से अपनी प्यास बुझाने के लिए भटक रही हूँ। आप मेरी प्यास बुझाओगे ना लेखक बाबू? अनुराग समझ गया था कि यक्षिणी के कहने का मतलब क्या था। अनुराग तुरंत यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैं तुम्हारी प्यास जरूर बुझाऊंगा। आखिर मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और उस प्रेम से मैं तुम्हारे अंदर की प्यास को आज बुझा दूंगा। यक्षिणी अनुराग को फिर से कसकर अपने सीने से सटाते हुए कहती है, तो फिर आप रुके क्यों हैं लेखक बाबू? बुझा दीजिए मेरे अंदर की प्यास को, मुझे संतुष्ट करके दिखा दीजिए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे अंदर की प्यास को बुझाइए लेखक बाबू, मेरी प्यास को बुझाइए। जैसे यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग के अंदर फिर से जोश भर जाता है और वो ताकत आ जाती है जो पहले नहीं थी। अगले ही पल अनुराग फिर से यक्षिणी के साथ संभोग करने लग जाता है। इस बार अनुराग जब यक्षिणी के साथ संभोग करने दोबारा बैठता है तो उसने सोच लिया था कि वो यक्षिणी की प्यास बुझाकर ही उसके बदन से दूर हटेगा। अनुराग और यक्षिणी को संभोग करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर न अनुराग थका था और न यक्षिणी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के अंदर की प्यास संभोग करने के साथ और ज्यादा बढ़ते जा रही थी, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन दोनों के अंदर अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी संभोग शुरू करने से पहले थी। देखते ही देखते 1 घंटा और बीत जाता है। लगातार संभोग करने के कारण यक्षिणी और अनुराग दोनों का बदन पसीने से भीग गया था। दोनों के बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी। उन्हीं बूंदों के साथ यक्षिणी के बदन से चमेली के फूलों की महक भी आ रही थी, जो चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिस कारण अनुराग को और मजा आ रहा था यक्षिणी के साथ संभोग करने में। उन दोनों के आसपास जुगनू भी मंडराने लग गए थे, जैसे वो जुगनू उस अंधेरी रात में रोशनी कर रहे हो उन दोनों के लिए, ताकि वो और प्रेम में लीन होकर संभोग कर सके। यक्षिणी बार बार फुसफुसाते हुए अनुराग से कही जा रही थी, मेरी प्यास बुझाओ लेखक बाबू, मेरी प्यास बुझा दो। अनुराग भी बार बार संभोग करते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा यक्षिणी, मैं तुम्हारी प्यास जरूर बुझा कर रहूंगा। देखते ही देखते वो पल भी आ जाता है जिसका यक्षिणी इंतजार कर रही थी। यक्षिणी का बदन सदियों बाद ढीला पड़ने लग गया था। पहली बार उसे पुरुष के पुरुषत्व का एहसास होने जा रहा था।
यक्षिणी थकने लग गई थी और ये थकान उसकी धीरे धीरे निकलती सिसकियों की आवाज को सुनकर महसूस किया जा सकता था। यक्षिणी के साथ ही अनुराग भी सिसकियां भरने लग गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सोच लिया था वो तभी रुकेगा जब यक्षिणी को संतुष्ट करेगा, उसकी प्यास को बुझाएगा। देखते ही देखते अनुराग भी अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था पर पहुंच गया था। उस अवस्था में भी उसके होंठ यक्षिणी के होठों से चिपके हुए थे। अनुराग यक्षिणी को चुंबन किए जा रहा था, जिसमें यक्षिणी भी उसका साथ दे रही थी। जैसे अनुराग की चरमोत्कर्ष अवस्था खत्म होती है, यक्षिणी कसकर अनुराग के होठों को काट लेती है। अनुराग के होठों पर अपना एक पैना दांत गड़ा देती है, जिस कारण अनुराग के होठों से हल्का सा खून निकलने लग जाता है। पर अनुराग फिर भी चीखता नहीं है, क्योंकि यक्षिणी के दर्द के आगे उसका ये दर्द कुछ नहीं था। वो यक्षिणी को संतुष्ट कर चुका था। यक्षिणी की प्यास बुझ चुकी थी। जैसे यक्षिणी संतुष्ट होती है, अनुराग भी यक्षिणी के बदन पर ध्वस्त हो जाता है और लंबी आहें भरने लग जाता है। यक्षिणी मन में खुश होते हुए सोचने लग जाती है, आखिरकार किसी पुरुष ने मुझे संतुष्ट कर ही दिया, मेरे अंदर की प्यास बुझा दी। उस महाडायन के अभिशाप के अनुसार जो मर्द मुझे संतुष्ट करेगा उसे मारना था, और ये मर्द मुझे संतुष्ट कर चुका है। अब बस मुझे इसके दिल की आहुति देनी है और फिर मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं अपने लोक वापस जा पाऊंगी। मुझे इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर किसी मर्द के साथ मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। अनुराग अभी भी यक्षिणी के बदन पर ध्वस्त पड़े ही लंबी लंबी आहें भरे जा रहा था। उन आहों की आवाज सुनकर साफ समझ आ रहा था कि उसने यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। अगले ही पल यक्षिणी अपने हाथ फिर अनुराग की नग्न पीठ पर फेरने लग जाती है। देखते ही देखते यक्षिणी के नाखून बड़े होने लग जाते हैं। उसके नाखून जंगली जानवरों के नाखूनों की तरह काले हो गए थे, जो किसी खंजर की तरह पहने थे। यक्षिणी के अंदर से आवाज आती है, मार दे यक्षिणी, निकाल दे इसके अंदर से इसका दिल और पाले अपने अभिशाप से मुक्ति, हमेशा हमेशा के लिए। मार दे यक्षिणी, मार दे इसे। यक्षिणी के अंदर गुस्सा भरने लग जाता है। वो गुस्सा जो सदियों से हर मर्द के साथ सोने के बाद आता था, क्योंकि उसे अपनी इच्छा के खिलाफ उन मर्दों को अपना शिकार बनाना पड़ता था। अनुराग की पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए ही यक्षिणी अपने पैने खूंखार नाखून अनुराग की पीठ के अंदर घुसाने वाली थी कि तभी अनुराग अपना सिर यक्षिणी के बदन के ऊपर से उठाता है और बड़े प्यार से उसे देखते हुए अपनेपन के साथ कहता है, मैंने कहा था ना यक्षिणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी प्यास बुझा दी, मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यक्षिणी, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। जैसे ही यक्षिणी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है, उसके दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, एक ऐसा झटका जो उसके अंदर के जज्बातों को हिलाकर रख देता है। यक्षिणी अपने नाखून अनुराग की पीठ में घुसाना छोड़कर मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं लेखक बाबू को कैसे मार सकती हूँ? ये बाकी के मर्दों की तरह मेरे साथ सोने के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि मेरी कहानी जानने आए थे। वो तो मैंने इन्हें अपने मोहजाल में फंसाकर सब कुछ भुला दिया। अब तो वो मोहजाल भी टूट चुका है, पर फिर भी ये मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। और जो मर्द एक स्त्री के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, वही उससे सच्चा प्यार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक बाबू मुझसे सच में प्रेम। इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। सच्चाई तो ये थी कि यक्षिणी पर कहानी लिखने का जुनून कब प्रेम में बदल गया था, खुद अनुराग को भी पता नहीं चला था। यक्षिणी मन में सोचती है, नहीं नहीं, मैं लेखक बाबू को नहीं मार सकती। अपने मतलब के लिए किसी बेगुनाह भले इंसान को मारना एक पाप है, और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बन सकती। नहीं, मैं लेखक बाबू को नहीं मारूंगी। अभी यक्षिणी ने मन में इतना सोचा ही था कि उसके अंदर जो महाडायन का अभिशाप प्रभावित था, वो महाडायन डरावनी आवाज में बोल पड़ती है, ये तो क्या बोल रही है यक्षिणी? तू पागल हो रही है क्या? सदियों बाद ये मौका आया है, मार दे इस लेखक को और पाले अपने अभिशाप से मुक्ति। यक्षिणी अभी भी अपनी बात पर अड़ते हुए मन में कहती है, नहीं, मैं लेखक बाबू को नहीं मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। महाडायन की फिर आवाज आती है, सोच ले, यही वो मर्द है जिसका तू सदियों से इंतजार कर रही थी। इसे को मारने के बाद तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। अगर तूने इसे नहीं मारा तो तू अपने लोक वापस नहीं जा पाएगी, तेरा यक्षिण लोक। जैसे ही महाडायन यक्षिण लोक का नाम लेती है, यक्षिणी की आंखें नम हो जाती है। उसे अपने यक्षिण लोक की याद आने लग जाती है, जहां पर जाने के लिए वो सदियों से तरस रही थी।
यक्षिणी कुछ फैसला लेती उससे पहले ही अनुराग फिर बड़े ही प्यार से यक्षिणी की आंखों में देखते हुए बोल पड़ता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ यक्षिणी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम मेरा सब कुछ हो यक्षिणी। जब अनुराग ये बात बोलता है तो यक्षिणी को अनुराग की आंखों में वो प्रेम नजर आने लग जाता है जो अब तक किसी मर्द की आंखों में नजर नहीं आया था। अनुराग की आंखों में यक्षिणी को वो पल भी दिखाई देने लग जाते हैं जो उसने और अनुराग ने बचपन से एक साथ बिताए थे। उसे याद आता है कि किस तरह अनुराग बचपन से ही उससे सच्चा प्रेम करता था जो आज तक नहीं बदला था। यक्षिणी के अंदर से फिर महाडायन की आवाज आती है, इसकी बातों में मत आ यक्षिणी, ये इंसान है और इंसान वक्त के साथ तो बदलता ही है, साथ में उसकी बातें भी बदल जाती हैं। मेरी बात मान ले, मार दे इसे और चले जा अपने लोक वापस। भूल मत तू यक्षिण लोक की महारानी है, वहां पर राज चलता है तेरा और इस लोक में तुझे क्या करना पड़ता है ये तू खुद अच्छे से जानती है। हर अमावस्या पूर्णिमा एक नए मर्द के साथ ना चाहते हुए भी सोना पड़ता है। यक्षिणी कुछ याद करते हुए नम लहजे के साथ मन में सोचने लग जाती है, सोना तो वहां पर भी पड़ेगा ना, एक ऐसे मर्द के साथ जिससे मैं प्रेम नहीं करती। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं यक्षिण लोक की महारानी हूँ, वो लोग जहाँ पर रूढ़िवादी परंपराएं अभी भी चलती हैं। बिना स्त्री की मर्जी से उसका विवाह किसी भी मर्द से कर दिया जाता है। अगर मैं अपने लोक वापस भी चली गई तो वहां पर जाकर मुझे उस कपटी रज्जन से विवाह करना पड़ेगा। वो रज्जन जो मुझसे प्रेम नहीं करता बल्कि मेरे साथ एक बार सोना चाहता है, यक्षिण लोक हो या पृथ्वी लोक या फिर कोई और लोक। हर लोक के मर्द बस स्त्रियों के साथ सोना ही चाहते हैं, स्त्रियों के साथ जीना कोई मर्द नहीं चाहता। अनुराग के मन में यक्षिणी को देखकर न जाने क्या आता है, वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ यक्षिणी, सिर्फ जीना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ ही मरना भी चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बोलो यक्षिणी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? यक्षिणी कुछ कहती है उससे पहले ही उसके अंदर से फिर महाडायन की आवाज आती है, इसकी बातों में मत बह यक्षिणी, मार दे इसे, मार दे और चले जा अपने लोक वापस। यक्षिणी मन में कहती है, नहीं, मैं लेखक बाबू को नहीं मार सकती। वो सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मेरे जिस्म से नहीं मेरी रूह से प्यार करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने मर्दों के साथ सोई हूँ, उन्हें बस मेरा प्यार चाहिए और मैं अपने लेखक बाबू को अपना प्यार दूंगी। यक्षिणी के अंदर से महाडायन की आवाज आती है, नहीं यक्षिणी, ऐसा मत कर, भूल मत अनुराग कौन है, उसका अस्तित्व क्या है, मार दे उसे, यही सही मौका है वरना एक दिन। महाडायन की इसके आगे कुछ आवाज आती है उससे पहले ही यक्षिणी की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके खूंखार पहने नाखून वापस से अंदर चले जाते हैं और उनके जाते ही यक्षिणी के अंदर की महाडायन की आवाज आनी भी बंद हो जाती है। आज पहली बार महाडायन के अभिशाप के ऊपर यक्षिणी हावी हुई थी, वो भी अपने प्यार के लिए। यक्षिणी हावी होती भी कैसे नहीं, आखिर वो अनुराग से प्यार जो करने लग गई थी। अनुराग फिर यक्षिणी से कहता है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? यक्षिणी, कहाँ खोई हुई हो? कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, बोलो, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगे? यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर लेखक बाबू की जिंदगी यक्षिणी है तो फिर आज से यक्षिणी की जिंदगी भी सिर्फ लेखक बाबू है। यक्षिणी इसी लोक में रहेगी सिर्फ अपने लेखक बाबू के लिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।